बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कप्तान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद रात भर दहकता रहा और फिर उन्होंने तकरीर की, अपने वर्कर्स के साथ अल्टीमेटम दिया हुकूमत को 6 दिन का कि 6 रोज़ के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए, असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कब करवाने हैं ये फ़ैसला ईवान करेगा, अलबत्ता बातचीत के दरवाज़े खुले रखने का इंदिया भी शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। जिन हालात में ये लॉन्ग मार्च हुआ उस पर मुसलसल हम बात करते अपने प्रोग्राम में। हमने देखा कि झड़पें हुई, शेलिंग हुई, जलाओ घिराव, दरख्तों को आग लगाई गई। कल इस्लामाबाद में मौजूद था, ख़ुद भी हर तरफ धुआं था, ब्लू एरिया, डी चौक के इलाके, सांस लेना मुहाल था। दर्जनों जो पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स ऑफिशल्स हैं, वो ज़ख्मी हुए। PTI के कुछ वर्कर्स भी ज़ख्मी हुए, एक शहीद भी हुआ, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट का किरदार भी हमने देखा। उन्होंने इंतज़ामिया को, PTI को हिदायत की कि वो मिलकर बैठकर मुज़ाकरात करें और कोई जामे लाहे अमल इख्तियार करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने डी चौक में ही जाकर दम लिया। उसके ख़िलाफ़ हुकूमत गई सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, जहाँ उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। तो अब क्या अल्टीमेटम जो 6 रोज़ का इमरान खान साहब ने दिया है, उस बीच में नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा या हुकूमत डट जाएगी? अहम बात यह भी है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात थे वो भी मशरूत हो गए। कहा गया है कि सब्सिडीज़ पेट्रोलियम पर और तवानाई पर वापस ली जाए, फिर किस्त जारी की जाएगी। और अगर नए इलेक्शन का हम जिक्र करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 47 अरब 41 करोड़ अखराजात आएंगे नए इंतखाबात के ऊपर। जो कुछ भी हुआ, शामी साहब की राय भी इस पर जानते हैं, लेकिन उससे पहले शामी साहब, आग है बिजली, आग हैं ज़र्रे, आग है सूरज, आग हैं तारे, हमने न की थी शोख निगाही, आपने क्यों आलम जला दिया। आपसे पूछ रहा हूँ सर। तो वो तो एक और शेर भी सुन लीजिए। वो कहते गर्मी तुम्हारे हुस्न की मेरा तन मन झुलस गई। ये क्या हुआ? मैं चांद की किरणों से जल गया। वाह, कुछ ऐसा ही हुआ है शायद, चांद की किरणों से दरख्त जल उठे शायद। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हुआ है, यानी जो अंजाम हुआ है, तो अच्छा ही हुआ है। यानी इमरान खान साहब ने जो तवक्को दिलाई थी, जो वादे किए थे, वो तो पूरे नहीं हुए। यानी धरना तो उन्होंने नहीं दिया, और वो 20 लाख लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, और उन्होंने लेकिन धरना ना देकर एक अच्छा फैसला किया। अच्छा फैसला किया। अब इसका एक मतलब और भी है ना कि क्योंकि वो तो डटे हुए थे कि इलेक्शन की डेट के अलावा वो किसी और प्लान पर एग्री नहीं करेंगे, तो इससे ये बात भी दुरुस्त साबित हुई कि गालिबन उन तक ये इत्तला जा चुकी है या उन्हें ऑन बोर्ड कर लिया गया है कि कुछ ऐसी राह निकाली गई है जिसकी वजह से उन्होंने धरना नहीं दिया। नहीं, अब ये कहना मुश्किल है। राह निकाली जा सकती है लेकिन निकाली गई नहीं, क्योंकि अगर वो धरना उसकी तारीख का ऐलान ना करते लॉन्ग मार्च की, तो फिर तो ऐसा मुमकिन था। फिर हुकूमत इस बात पर कुछ आमादा हो रही थी कि नए इंतखाबात की तारीख जो है वो दे दी जाए, लेकिन जब उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद मुतालबा किया, फिर वो ज़िद का मसला बन गया, क्योंकि हुकूमत ने समझा कि उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बड़ी हेटी हो जाएगी। तो उसके बाद मामला उलझ गया। बहरहाल हमारे कामरान शाहिद साहब जो है जी, उन्होंने कल बर वक्त वो तो खबर एक लाए थे ना, मतलब वो बातचीत कैसे हुई नहीं हुई, कौन कौन शरीक था, इससे कता नजर। लेकिन उन्होंने कहा था, उनकी खबर का एक हिस्सा तो 100% दुरुस्त था कि बुनियादी धरना नहीं होगा, जलसा होगा। हाँ। और धरना नहीं हुआ, जलसा हुआ। मैं ज़रा उनकी ज़ुबानी भी सुना देता हूँ ताकि नाज़रीन को मालूम हो कि दुनिया TV ने अपनी रवायत बरकरार रखी है। देखिए वो क्या फरमा रहे थे। आज की सबसे बड़ी खबर जो ब्रेक कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कि अब कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। हुकूमत के दरमियान और गवर्नमेंट के ऑपोजिशन के दरमियान ये एग्रीमेंट हो चुका है। इमरान खान साहब कोई धरना नहीं देंगे, सिर्फ एक जलसा होगा और जलसा करने के बाद वो वापस चले जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से एयाज सादिक, यूसुफ रजा गलानी और असद महमूद, दूसरी तरफ से शाह महमूद, असद उमर। फरीकैन ने इस बात से तो इनकार किया कि कोई बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन ये तो देखें, इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया, मरियम औरंगजेब साहबा की तरदीद आई और दीगर जो हल्के इसमें शामिल थे उनकी भी तरदीद ही बज़ाहिर आती है। लेकिन जब राब्ते हो, ये तो सर सब तब उगदा खुला ना
जब हमारे प्रोग्राम में कल अयाज सादिक साहब आए, उन्होंने बताया कि क्यों मतलब राब्ते जो हुए हैं उसमें तय पाया था कि इनको खुफिया रखा जाए। देख लीजिए एक दफ़ा सब अयाज सादिक साहब कल क्या कह रहे थे। फैसला ये हुआ था कि ये चीज़ें इन कॉन्फिडेंस रखी जाएंगी। फैसला ये हुआ था कि इन चीज़ों को पब्लिक नहीं किया जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही किया। बहरहाल हमें 3 दिन पहले एक इनके ऑनरेबल मेंबर ने मुझे कांटेक्ट किया, तो सुबह 10 बजे मीटिंग है, तो हम 10 बजे मीटिंग में वहाँ चले गए। बहरहाल धरना नहीं हुआ और खान साहब ने हालात को संभाल लिया, या ये कह दीजिए कि वो इस पे मजबूर हो गए। अब इसमें जो उनके हरीफ हैं वो तो कह रहे हैं कि वो नाकाम हो गए हैं, जो हामी हैं वो जाहिर है कि दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मंदिर भट्टू साहब है, साबिक वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने बयान दिया है, अच्छा लगा मुझे उनका बयान, कि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का मजारा किया है इमरान खान साहब ने। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ है ना कल, उसकी जो भी वजूहात हो, वो मंजर तो नहीं था सड़कों पे जिसकी वो तमन्ना कर रहे थे पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में। उसकी वजह यह है कि पकड़ धकड़ थी, पुलिस इन एक्शन थी, या फिर लीडरशिप का फुकदान था यहाँ? नहीं, जब ये देखो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो अपनी अहमियत है क्योंकि आप एक देखिए गर्मी का मौसम और फिर उसमें आप लोगों को धरने की तरगीब दे रहे हों कि वो कोई इंतज़ाम क्या होगा नहीं होगा। कोई तबलीगी जमात का इज्तिमा तो नहीं था ना, वो भी होता है तो उसमें बड़ा एहतमाम होता है, कैंप लगते हैं। ये तो जहाद किसी कैफियत थी, खान साहब तो ये तरगीब दिया करते थे। तो नहीं होता ना कि ना आपको पता हो कि पानी वहाँ होगा कि नहीं होगा, कैसे आप मुंह धोएंगे, कैसे वजू अगर करेंगे। पुलिस लाहौर के 4 मकामात पर फंटी लगा रही है, टॉयलेट पे जाएंगे, यास्मीन रशीद साहब गाड़ी तोड़ी है, तो कैसे कारकुन निकलेगा सर? ये भी तो वजह है। ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। कोई पुलिस ने मतलब है कि कुछ ज्यादती कर ली, कभी हजूम ने कर ली, ऐसी हमने देखी हैं वीडियोस जिनमें ख्वातीन जो हैं पुलिस के लोगों की बहुत बेइज्जती कर रही हैं और वो खामोशी से खड़े हैं। ये दोनों मामलात की अनगिनत वीडियोस हैं। कोई पुलिस के साथ भी ज्यादती हुई, मुजाहिदीन के साथ भी ज्यादती हुई, कहीं उनको गुस्सा आ गया है। बहरहाल लेकिन यह है कि जो पीटीआई के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने हौसले का मुजाहरा किया है और एक मैदान में निकले हैं। अब इसकी दाद देनी चाहिए। एक मोहतरमा जिनका आपने जिक्र किया, वो जो पुलिस एहलकार है, उसको तो पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है। जो अल्फाज वो मोहतरमा इस्तेमाल कर रही हैं वो नशर भी नहीं किया जा सकता। वो मर्द जो है मर्दों के बारे में भी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाला जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि पुलिस जातियाँ भी करती है लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा भी करती है। इसके पैरेलल वो शॉट्स भी हैं जब यास्मीन राशिद साहबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए। बड़ा अफसोसनाक है, वो भी बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन देखिए ये वैसे जरूरत क्या थी सर? इस तरह तो होता है। नहीं सर, आप देखें ना 20-22 दिन उन्होंने मुसलसल जलसे किए, दुरुस्त है, तो जरूरत क्या थी रोकने की? जाने देते जब नहीं, ये तो आप देखिए ना, उनको जाने देते या रोकते, वहाँ जाके वो क्या करते, ये सारी बातें जो हैं अब ये सियासत का हिस्सा है। हम तो समझते हैं कि लोगों को एहतजाज का हक़ हासिल है, आइन और कानून के दायरे में इज्तिमा का हक़ भी हासिल है, लेकिन उसके लिए तय हो जाना चाहिए इंतज़ामिया के साथ। आप कहाँ ठहरेंगे, कहाँ क़याम होगा, किस तरह जलसा करेंगे, क्या उसका वक्त होगा, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। और इससे पहले जब भी ऐसे इज्तिमात हुए ये चीज़ें तय हुई हैं और फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुँची, वहाँ से हुक्म आया देर से, उसके कुछ असरात मुरतब हुए लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। और खास साहब जो हैं वो डी ग्राउंड में पहुँचे, डी चौक पे। लेकिन आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई नहीं की, उसे निपटा दिया, मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि मुमकिन है इमरान खान साहब को दुरुस्त पैगाम ना पहुंचा। असल में जब वकील उनके आते हैं कि हुजूम बहुत शराज था, बगैर किसी क़यादत के, ये बात कहनी कि भाई उन तक ये बात ना पहुंची हो। जो वकील आते हैं दरख्वास्त लेकर किसी पार्टी की तरफ से, फिर उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि अपने लीडर को बताएं जाके, क्योंकि उनके ज़रिए पैगाम मिलता है ना। लेकिन बहरहाल देखिए, जब ये सियासत के जो मामलात हैं, जब लोग मुश्तइल होते हैं, बेकाबू होते हैं, उस वक्त उनमें मदाखलत करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल
ایک حد تک تو مداخلت کی ہے، اس سے حالات کچھ سنبھلے بھی ہیں، اور میرا خیال آئندہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ ایسا دیں گے کہ وہ مثال بنے گا، جاری کریں گے۔ لیکن ریمارکس ہی آج پہنچے ہیں جو بتا بھی رہا تھا کہ کل جو ہوا افسوسناک ہے، عدالتوں کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا ہے، اور اسلام آباد میں جو گرین بیلٹس کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے غالباً ان کا مطلب اس کو کوئی جواز تو نہیں ہے نا یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں جائے کیوں وہاں، ڈی گراؤنڈ میں کیوں جائیں، کیوں اکٹھے ہوں، جہاں سے پھر ریڈ زون جو ہے اس کو جانا، فوج بلانی پڑ گئی تھی، تو پھر فوج بلائی، ایسا ہونا نہیں چاہیے نا، احتجاج کی حدود ہونی چاہیے، یہ تو نہیں آپ وہاں چلے جائیں بغیر اجازت کے، اور پھر جب آپ کے شیلنگ ہو تو آپ کہیں کہ جناب یہ درخت جلا دیے ان سے بچنے کے لیے۔ تو گویا آپ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بہتری ہو گیا، جو ہوا بہت زیادہ شدید نقصان ہو سکتا تھا، کوئی بڑا تصادم ہو سکتا تھا، الحمدللہ نہیں ہوا۔ اب اس کے بیچ جو انہوں نے الٹیمیٹم دی ہے نا وہ سننے والا ہے، کیونکہ اس کی روشنی میں نے آپ سے ایک سوال بھی رکھا آپ کے لیے، دیکھیے خان صاحب نے کیا الٹیمیٹم دیا تھا۔ میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں، 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں، جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں۔ اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ، تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا۔ آپ گورنمنٹ چلانے نہیں آئے، کرپشن کے سزاو اپنے ختم کروا۔ دارالحکومت میں تو سر قبل از وقت الیکشن کی خبریں بھی ہیں، بات بن گئی ہے، اس بات کا بھی چرچا ہے، مذاکرات کا بھی چرچا وہاں ہو رہا ہے، خان صاحب نے بھی الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر بات نہ بنی تو وہ دوبارہ 6 دن کے اندر واپس آئیں گے۔ پھر جو دھاوا انہوں نے اس وقت بولا تھا، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ 6 دن کے بعد وہ اتنا بڑا جو ہے دھاوا بول سکیں گے، اتنے لوگ اکٹھے کر سکیں گے۔ وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، انتھک ہیں، اس کی داد بھی دینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ سوئچ آن کر دیں اور آف کر دیں۔ جو موبلائزیشن انہوں نے کئی ہفتوں میں کی تھی، اس کا تو یہ نتیجہ نکلا، تو انتظامیہ نے یہ بتا دیا کہ اس کی گرفت جو ہے معاملات پر مضبوط ہے، اور اب میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب دوبارہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے کر سکتے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مذاکرات ہوں۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سناؤں ذرا۔ اور دیکھیے سنا لیتے ہیں، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب ایک حقیقت ہیں، اور حکومت میں جو جماعتیں شامل ہیں وہ بھی حقیقت ہیں۔ ایک دوسرے کو تسلیم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے راہ کو نکلی تو ہے قائل کریں۔ کل اطلاع ملی ہے نا، راہ نکلی ہے قائل کرنے کی، اور خان صاحب کو اس دفعہ کو گارنٹی ملی ہے تو اس لیے ٹلے ہیں۔ نہیں تو چوری چھپے تو نہیں نکلنے چاہیے نا راہ۔ کوئی جرم ہے محبت جو چھپا کے رکھیے، کہیں کوئی آنا جائے، کہیں کوئی پا نہ جائے۔ بس کیا کریں نا، سرکار کی اپنی انا ہے، ان کی اپنی انا ہے، تو پھر انا کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کی بات مان لی، ارلی الیکشن کا اعلان کر دیا تو ہماری سے جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، آگے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے، پھر بجٹ پیش کرنا ہے، پھر آئی ایم ایف سے تو اب ڈیل ہو گیا نا۔ نا، آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ آپ یہ سبسڈی ختم کریں، اور حکومت کو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں فوری اقدام کرنا چاہیے تھا، یہ سبسڈی ختم کرنے کی طرف اقدام یعنی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا۔ ابھی تک نہیں کوئی قدم اٹھایا، ابھی تک کرنا چاہیے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے اعلامیہ آ گیا ہے، $900 ملین کی وہ قسط جاری کرنے پہ تیار ہیں، بشرطے کہ آپ یہ کام کریں تاکہ کچھ سکون آئے، کوئی استحکام آئے، کوئی ڈالر جو ہے اس کو بھی لگام ڈالی جائے، اس کی پرواز رکے، نہیں وہ فری فال ہے، 202 کے روپے کی بے قدری کم ہو۔ تو یہ حکومت کو فوری طور پر یہ کرنا چاہیے، قدم بڑھا لینا چاہیے۔ کیوں نہیں اٹھا پا رہی حکومت؟ یہ تو حکومت بتائے نا، یہ جو لگتا ہے کسی مخمصے کا شکار نہیں، مخمصے سے نکل آنا چاہیے۔ اب کوئی ضرورت نہیں مخمصے بھائی جی، اب یہ بات قطعی ہو گئی، طے ہو گئی کہ بھئی یہ کام کرنا پڑے گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، واضح اعلان ہو چکا ہے۔ اب اس میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ پتر پیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں اب فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھیں اور کام کریں اپنا۔ ٹھیک، شہباز شریف صاحب کا بیان بھی اب دیکھ لیجیے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، ہمیں شفاف
इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इमरान खान नियाजी किसी भूल में न रहना, हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। ये परसों हमने आपको इत्तला दी थी कि इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऐलान करेंगे मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने के लिए, तो वाकई उन्होंने वो ऐलान तो किया है, लेकिन कह रहे हैं डिक्टेट आप नहीं कर सकते। इस ऐलान का क्या बरमला खैर मकदम होगा? नहीं, होना चाहिए। आप एक देखें ना, आप ये पानीपत की लड़ाई नहीं लड़ सकते यहाँ। आप अभी तक की सूरत हाल से तो ये लगता है कि गालिबन अभी तो जो उलमा मशाइख है ना, हाँ, उन्होंने ऐलान किया भाई आप जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें नहीं, अंदरूनी लड़ाई में। जहाद के अलावा वो मजहबी टच भी वायरल हो गया है। वो कासिम सूरी साहब ने कहा भाई हुजूर कुछ मजहबी टच भी दे दें आप। देखिए, देख लीजिए, वो भी साथ देख लीजिए। एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं, और मेरे नबी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना। मेरे नबी रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। ये बात तो दुरुस्त है कि उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने हामियों को इकट्ठा किया है। मुल्क में क्या इकट्ठ हुआ है या मुल्क तकसीम हुआ है, ये सोचने का मुकाम आपके लिए भी देखें और सर आपके लिए भी। इमरान खान साहब हैं एक बड़ा असासा है कौम का। जो सियासी लीडर होते हैं जिनके अशारों पर लाखों अफराद जो हैं लब्बैक कहते हैं, हरकत करते हैं। वो कहते हैं रुक जाओ तो रुक जाते हैं, वो कहते हैं चल पड़ो तो चल। वो बड़ा असासा होते हैं। वो अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस तवानाई को सोच समझ के इस्तेमाल करें। हमने कई लीडर देखे हैं ना, हमने ऐसे लीडर देखे हैं ना जिनपे लोग कट मरने को तैयार थे, जिनके इशारे पे वो क्या देके गए कौम को। कराची में क्या हुआ? कराची में भी तो ऐसे एक लीडर हुआ करते थे ना। बिल्कुल, वो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, ठीक है ना। फिर क्या दिया, क्या उन्होंने तिल धरने की जगह नहीं होती थी, क्या किया। तो आप ये जो अपनी मकबूलियत है, जो अपनी ताकत है, इसका सही इस्तेमाल करें, जोड़ें कौम को, आगे बढ़ाएं। ये माजी करीब से तो ये तासुर मिलता है कि शायद हमारे यहाँ यानी मुज़ाकरात या डायलॉग की बजाय वाहिद हल जो मुतालिबा तस्लीम करवाने का है वो लॉन्ग मार्च है, धरना है, एहतजाज है। तो क्या नतीजा क्या निकला उसका, अब मुझे बताएं। मैं पिछले 12 वर्षों का जिक्र कर रहा हूँ। कितने बड़े लीडर थे, चाहे हज़रत तारिक क़ादरी साहब, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब, बहुत बड़े, कितने बड़े लीडर थे। जब अपोजिशन के साथ मिल के बैठे, दस्तूर बनाया पाकिस्तान का, एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज भी हम उन्हें याद करते हैं इस हवाले से। जब लड़ाई शुरू हुई, इलेक्शन में धांधली हुई, हंगामा शुरू हो गया, जीना हराम हो गया अपोजिशन का, वो इकट्ठी हो गई। फिर क्या हुआ? इक़्तिदार भी गया, उसके बाद जान भी गई। ऐसे ही हुआ अनफॉर्चुनेटली। और जो मुजीबुर रहमान कितने बड़े लीडर थे, उनका भी एक मुकाम है। और पाकिस्तान टूट गया मुजीब और भुट्टो की कशमकश से। और फिर क्या हुआ? शेख मुजीब बांग्लादेश के लीडर बन गए, बंगला बंधु, फादर ऑफ द नेशन। फिर खुद अपने ही फौजियों ने जी उनके हाथों मारे गए, उनके हाथों मारे गए, तहते कर दिया, गोरो कफन पड़ी रही लाश। ये मकबूलियत जो है अपनी ही ख्वाबगाह में थे। ये संभाल के रखने की चीज है। अगर इसे संभाला ना जाए ना तो ये एक ऐसा जिन है, ये उसको ही दबोच जाता है। वो जो मकबूल होता है ना उसी की गर्दन पकड़ लेता है। इसलिए खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, इलेक्शन तक लेके जाएं, लोगों के साथ बैठें, बातचीत करें, रास्ता तलाश करें, हल निकालें। ये धरनों से, ये लॉन्ग मार्च से ये काम नहीं होने वाला। नहीं, उससे काम हो या ना हो, लेकिन एक बात तो है, वो निज़ाम हुकूमत नहीं चल पा रहा, क्योंकि मुसलसल वो जलसे जुलूस और एहतजाज की हालत में है। बड़ी अपोजिशन पार्टी होने के नाते इस्तेहकाम ही नहीं है मुल्क में सियासी, नहीं। उसकी वजह से वो इस्तेहकाम तो अब मिसाल के तौर पर आप देख लें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हुई लाहौर में, अड्डे बंद हुए 2 रोज़ के लिए,
3-4 لاکھ شہری اس سے متاثر کوئی بات نہیں، سو از دا کیس ان اسلام آباد پنڈی اور کراچی میں دیکھیں وہاں بھی کیا صورتحال بنی رہی. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے اس کا مطلب یہ گورننس نہیں چل سکے گی نا, اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی پھر ملک میں اگر یہ احتجاج کی صورت رہتی ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے, نقصان کس کا ہوگا؟ سب کا ہوگا نا, کسی ایک فریق کا نہیں ہوگا. وہ سب ہیں. جب آگ لگے گی نا محلے میں تو سارے گھر جلیں گے. ڈاکٹر شجاعت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات انہوں نے کبھی دیکھے نہیں, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے منسوب بیان جو اخباروں میں چھپا کہ عدلیہ اور فوج مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالے. ہاں تو کیسے نکالیں گے؟ عدلیہ تو نکال رہی نا. مسائل کا حل جو نکل رہا ہے, جو دباؤ بڑھ رہا ہے تو وہی نکال رہے ہیں نا. اور جو پس پردہ سرگرمیاں جاری ہیں تو فوج ہی کچھ کر رہی ہے نا. رابطے جو ہو رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کہیں اپنا کام کریں, وہ اپنا گھر بھی سیدھا کریں. وہ کیسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک نقطہ کاف کا ادھر ہے, ایک نقطہ ادھر ہے. دونوں اہم البتہ کاف بے نقط ہو گیا ہے, لیکن ان کے دونوں نقطے اہم ہیں, چاہے ادھر ہے چاہے ادھر ہے. وہ فے بن گئی کاف کی. سر وہ فے تو بن گئی لیکن وہ اتنی اہم ہے کہ چاہے وہ ادھر جائیں یا ادھر بازی پلٹ سکتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں. پلٹنے کے بالکل قابل ہیں. اگر ان کے 2 رکن نکل آئیں وفاقی حکومت میں 1-2 ووٹوں کی بنتی ہے. ایسا نہیں ہے. اب تو مخالف ہی موجود نہیں ہے. جس کے مقابلے میں آپ نے ووٹ حاصل کرنے, وہ کہاں ہے؟ مخالف ہی نہیں ہے, فریق ہی نہیں ہے. چلیں ایک اب تو وفاقی حکومت 2 ووٹوں کی محتاج نہیں ہے. ایک بریک لے رہا ہوں, مضبوط پاؤں پہ کھڑی ہے. ایک بریک کا مخالف ہے ہی نہیں, فریق مخالف ہی غائب ہے. راجہ ریاض صاحب تو ہیں اپوزیشن وہ تو ووٹ دیں گے ان کو. اتنے بڑے اپوزیشن لیڈر بن گئے. نہیں, اپوزیشن بھی اعتماد کا ووٹ دے دے گی. اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ نون کا ٹکٹ بھی لیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہوئے. چلیں بریک لیتا ہوں. میں نے تو کہا بھائی ان کو تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے. کسے؟ جناب راجہ ریاض صاحب کو. کس بات؟ میں نے تو ٹویٹ کیا. کس بات پہ؟ کہ بھائی اپوزیشن لیڈر ہیں, ٹکٹ نون لیگ کا لینا چاہتے ہیں. تنقید نون لیگ پہ کریں. جب تک الیکشن ہے اس وقت تک کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہوں. ماشاءاللہ. ویسے یہ بھی اتنی کشتیوں کا ایسا سوار, بلکہ شاہ سوار, کمال ہے. اس پہ بالکل ملتا ہے, تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے. ایک بریک ناظرین. صدر صاحب دے دیں. ویلکم بیک ناظرین. اس سب کے بیچ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ایوان میں آج, جہاں قومی اسمبلی نے نیب قوانین میں ترمیم کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کیا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل بھی منظور کیا ہے, اور اس میں نیب کا جو ترمیمی بل ہے سر, اس میں 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ میں پیش کرنے کا پابند ہوگا نیب گرفتار شدہ شخص کو. ریمانڈ کا پیریڈ بھی کم ہو جائے گا. کیس دائر ہونے کی صورت میں گرفتاری نہیں ساتھ ہی ہو سکے گی, اور 6 ماہ کی حد کے اندر انکوائری کا آغاز کا پابند ہوگا نیب. اس سے پہلے نیب 4 سال تک انکوائری شروع نہیں کرتا تھا, یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے. اور نیب اب ٹیکس کے جو معاملات ہیں, ریمانڈ بھی 90 دن سے کم کر کے 14 دن کیے گئے ہیں. وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں, اور چیئرمین نیب کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کا طریقہ کار ہے وہ بھی وضع کر دیا گیا. تعیناتی کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا. اگر وہ نہیں ہے موجود تو ڈپٹی چیئرمین قائم مقام سربراہ ہوں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ادارے کا کوئی سینئر آفیسر جو ہے وہ چارج لے گا. ای وی ایم ختم کر دی گئی ہے. اوورسیز پاکستانی کو جو تو ابھی دیکھیں وہ تو اگلے انتخابات تو اس پہ ہو ہی نہیں سکتے. ابھی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہوئی ہے, تو وہ تو ایک مشکل تھی, وہ رکاوٹ تھی. اب پی ٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو این آر او خود ہی لے لیا, گورنمنٹ نے نیب کے دانت نکال دیے ہیں. نیب اب احتساب اس طرح سے نہیں کر سکے کہ جس طرح کرنے کا حق تھا. پہلے کون سا کیا؟ اس کے دانت تو موجود تھے نا. کس کس کو کاٹا ہے؟ قانون جو ہے اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے. خوف زدہ کر کے تو معاملہ نہیں چل سکتا نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو قتل کا مقدمہ ہے اس میں 14 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے, تو لمبے لمبے ریمانڈ لینا, پھر بیان جاری کرنا, ریفرنس دائر کرنے سے پہلے خبریں لگوانا. اب تو یہ بھی کہا ہے نا کہ میڈیا ٹرائل جو ہے, یعنی ریفرنس دائر کرنے سے پہلے جو خبریں لگیں گی تو اس میں بھی کارروائی ہو سکے گی. اور تو یہ مطلب تب تو خبریں لگوائی جاتی تھیں تو پھر یہ بڑے شد و مت کے ساتھ, تو مناسب بات تو نہیں. اب اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے, یعنی اس پہ میرا خیال ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کون سی بات ضروری تھی, کون سی نہیں تھی. لیکن اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا جو ووٹ کا حق ہے, یعنی وہ ووٹ استعمال کر سکے بیرون ملک رہتے ہوئے, یہ تجربہ اب تک تو ہوا نہیں. اور یہ غالباً سوچ رہے ہیں کہ کچھ سیٹیں مختص کر دی جائیں. اس میں سیکریسی رہ نہیں سکتی, مشکلات ہیں. اب ہمارے دوست کہہ رہے جناب وہ اتنے $30 ارب بھیجتے ہیں باہر سے, تو بھائی $30 ارب جو بھیجتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر کل IMF کہے کہ ہم اتنے پیسے قرض دیتے ہیں, ہمیں بھی ووٹ کا حق ملنا چاہیے.
पाकिस्तान में, ये कोई बात एक पाकिस्तानी शहरी है और उसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, उसे वोट का हक मिलना चाहिए, कोई तरकीब आए वोट डाल दे, नहीं कोई तरकीब निकालनी चाहिए। पूरी दुनिया में कैसे निकाली है लोगों ने? दुनिया में अब इंडिया के लोग भी तो बाहर रहते हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान के लोग तो बाहर नहीं रहते। तो ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे सीक्रेसी भी बरकरार रहे और हक भी मिल जाए, इस पर गौर होना चाहिए। अच्छा, वो अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब के खिलाफ थी तहरीक अदम एतमाद। अभी ये डॉक्टर फरीद मलिक साहब ने मुझे मैसेज भेजा है कि अमेरिकी मुहावरा है कि मौत तो नागुज़ीर है, उस पर तो कोई बात हो नहीं सकती। मौत हाँ जी, उसके अलावा हर बात पे बातचीत हो सकती। ठीक है, तो ये अहले दानिश इसलिए उन्होंने कहा डॉक्टर फरीद मलिक साहब भी बड़े माशाल्लाह जंगजू है ना, मगर उन्होंने भी कहा कि बातचीत से मसाइल का हल निकाल। मैंने इरफान मलिक साहब से रब्ता किया, इरफान सईद साहब से, हमारे ब्यूरो चीफ हैं कोयटा से। बजंजो साहब तो बच गए ना, उसकी वजह ये है कि जाम कमाल साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। 11 लोगों ने हाथ खड़े किए, 13 की हिमायत दरकार थी। चंद रोज़ पहले तक यही तासुर, यानी वो पेश ही नहीं हो सकी। हाँ, चंद रोज़ पहले तक तासुर ये था कि जाम कमाल साहब, ज़ौहर बुरेदी साहब और दीग सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ये कामयाब हो जाएंगे बजंजो सरकार को पलटने में, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका? क्या अवामिल आड़े आए? इरफान सईद साहब से जान लेते हैं। और फिर ये ख़बर आज आपने ये भी सुनी होगी सोशल मीडिया पर कि गालिबन बाप पार्टी जो है वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद पर गौर कर रही है, इत्तेहाद छोड़ने पर गौर कर रही है। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना? इरफान सईद साहब पहले तो ये बताइए, ये तहरीक कमाल साहब ने धमकी दी थी कि हम नजरसानी कर सकते हैं, लेकिन बाप जो है ना वो भी तो बटी हुई ना बेचारी। बाप भी बटी हुई है, बाप ही बटा हुआ है, बाप बटा हुआ है। 2 शादियां कर लेता है, 2 शादियां कर लेता है, बढ़ जाता है। इरफान साहब, ये तहरीक अदम एतमाद के लिए बड़े पुरएतमाद थे जाम साहब भी और रिंद साहब भी, फिर क्या वजह बनी? बिल्कुल जामी, इस वक्त जो बलूचिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ये दावा कर रहे थे बाप पार्टी के जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, उनका ये कहना था कि अपोजिशन जमातें जो पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो हमसे, जो जाम साहब की तरफ से ये दावा किया गया था कि हमने जब मरकज में हुकूमत साजी हो रही थी तो हमने बाप पार्टी ने मरकज में पीडीएम का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमसे वादा वफा नहीं किया। ये तो जाम साहब का मौक़िफ़ था। जब हमने इस हवाले से सरदार अख्तर मेंगल से भी बात की और पीडीएम की जो दीगर जमातें जो बलूचिस्तान में भी असर रखती हैं, जिनकी बड़ी जमात जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, अगर मुआहदा उनका हुआ है तो वो सामने मंजर आम पे लाए। उनका ये कहना था कि हम इस सूरत हाल में किसी भी सूरत में हमने कोई, क्योंकि मुल्क में इस वक्त बुरानी कैफियत है और बलूचिस्तान में एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की उसमें मूड में नहीं थे, इन्होंने अपने तौर पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, हमसे कोई मशवरा भी नहीं किया और बगैर मशावरत के इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, जिस पर आज जो तहरीक के जो मुहर्रिकीन थे 14 अरकान थे, उनमें से भी आज 3 अरकान जो थे वो मुहर्रिकीन वो हाजिर नहीं हुए, जिस पर स्पीकर ने इस तहरीक को गैर मुअस्सर करार दे दिया और उसको मुस्तरद कर दिया। इस तरह जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जो रात गए, जिन्होंने पीटीआई के जो मेंबर थे मुबीन खिलजी, इसके अलावा एएनपी के जो अरकान थे उनसे भी रब्ता किया, उनसे उनको मना लिया, तो इस तरह जो मुहर्रिकीन थे वो भी इस तहरीक में शरीक नहीं हुए, तो इस तरह ये तहरीक नाकाम हुई। दूसरी बात जो आपने की कि मरकज में जो सूरत हाल इस वक्त जो बनने जा रही है, जो हमारी बात हुई मरकज में बाप पार्टी की जो 5 अरकान हैं उनमें से 3 अरकान ने से हमने रब्ता किया कि बलूचिस्तान में जब सूरत हाल जो तब्दील हुई है तो उसमें अब बाप पार्टी का मरकज में क्या किरदार होगा। तो उस पर 3 अरकान जिनमें इसरार तरीन जो कि वफाकी वजीर भी हैं, इसके अलावा जुबैदा जलाल और एक रुबीना इरफान, इन तीनों ने अपना एक तरदीदी बयान भी जारी किया है। क्योंकि सुबह साबिक वज़ीर आला जाम कमाल की जानिब से ये बयान दिया गया था कि अब मरकज़ में हम सोचेंगे कि हम अपना इत्तेहाद जो है मरकजी हुकूमत के साथ उसको वापस लेंगे। तो उस पर तीनों एमएनए जो थे उन्होंने कहा कि हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं, मरकज में हमारी हुकूमत है, हम उसको बदस्तूर उनके साथ रहेंगे। अलबत्ता 2 अरकान के अब तक मौक़िफ़ सामने नहीं है, नवाबज़ादा खालिद मक्सी और इसके अलावा एहसान रेकी, 2 अरकान का अब तक मौक़िफ़ सामने नहीं है। ताहम अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला कुद्दूस बजंजो ने भी मीडिया से बात की, उनका ये कहना था कि मरकज में हम मरकजी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हमारे एमएनए उनके साथ बदस्तूर उनकी हिमायत कर रहे हैं। और पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात, जिसकी वजह से पहले भी आपको याद होगा कि पहले भी जो बाप पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात पर हुकूमत तब्दीली, तो आज भी बाप पार्टी के इख्तलाफात की बुनियाद पर ही तहरीक अदम एतमाद जो 7 अरकान जाम कमाल के साथ थे उनकी जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने पीटीआई के सरदार यार मोहम्मद रिंद और उनके साथ 1-2 अरकान को उनको शामिल किया। 14 अरकान पर मुश्तमिल इन्होंने तहरीक पेश की थी, जो आज जिसमें आज 3 अरकान बात नाकाम हो गई। बहुत शुक्रिया इरफान से। गोया
باپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اصولی طور پر کہ بلوچستان میں کوئی تبدیلی لانی ہے. نہیں، جام کمال صاحب جو ہیں، دیکھیے ان کو بھی تو غصہ ہے نا، ان کی حکومت کیسے ختم کی گئی، تو غصے کا اظہار تو ہو گیا، لیکن وار خالی چلا گیا کیونکہ باپ نے بھی اصل فیصلہ نہیں کیا. ہمیں تو جام صاحب سے بڑی دلچسپی بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ان کا تحریک پاکستان کے بڑے قافلہ سالار ہیں، ان کے اجداد جو ہیں، ان کے والد صاحب، ان کے دادا، انہوں نے بڑی خدمات ہیں ان کی. لیکن وہ باپ پارٹی کی جو اساس ہے نا، اس کی آشرواد ان کے ساتھ نہیں. تو مگر اب یہ سیاست ہے، تو بدنجو صاحب قابو نہیں آئے ان کے. ابھی فی الحال نہیں آئے. ایک بریک ناظرین یہاں پر. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.